Hello guys, this is your economics lecture with Mana Yadav, Commerce Center. And today we will discuss another chapter named Agriculture, Features, Problems and Reforms related agriculture. तो देखिए एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है आप लोगों के लिए कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो रूरल एरिया से रिलेटेड है। रूरल एरिया में एग्रीकल्चर का काम होता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सबसे पहले जो खेती का जो काम करते हैं उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, सबसे पहले हमने इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये हम बात उसी टाइम की कर रहे हैं, आज भी अगर हम बात करते हैं तो ठीक है। वैसे तो हम बात कर रहे हैं वही सेम इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें कि एग्रीकल्चर की उस टाइम पर क्या इम्पोर्टेंस थी। इम्पोर्टेंस तो आज भी है एग्रीकल्चर, ठीक है, लेकिन हम बात वहीं की करते हैं कि एग्रीकल्चर की क्या इम्पोर्टेंस है इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है। समझ में आया? ऐसे पॉइंट है जो आपसे अनटच नहीं है लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। फर्स्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी कि जो एग्रीकल्चर है वो हमारे जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करती है। कितना कंट्रीब्यूट करती है? जैसे हमारा एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में आता है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में वो भी एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर, जैसे टेरिटरी सेक्टर करता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर करता है, सेम एज इट इज एग्रीकल्चर भी जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। कितना कंट्रीब्यूट करता है? अकॉर्डिंग टू द 1950 और 51 के डेटा के अकॉर्डिंग 50%, कितना 50% कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का जीडीपी के अंदर। समझ में आ रही बात? हाँ जी। 1950 और 51 के डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 50% कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी ऑफ एग्रीकल्चर का 50% कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि मोस्टली लोग उस टाइम के ऊपर एग्रीकल्चर का काम ही करते थे, इसी के अंदर इंगेज रहते थे, है ना। अनादर कोई काम उनके पास ऐसा था ही नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा एस्टेब्लिश नहीं हुई थी। टेरिटरी सेक्टर का तो मतलब ही नहीं था, वो भी कोई थोड़ा बहुत रेलवे का था, ठीक है। और तो एग्रीकल्चर ही था, तो मोस्टली लोग एग्रीकल्चर में ही लगे हुए थे, इसलिए जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था एग्रीकल्चर, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2016 और 17 के डाटा के हिसाब से कि 2016 और 17 के डेटा के हिसाब से कितना परसेंट? 17.4% कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ 17.4% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर, ठीक है। अब देखिएगा 1950 के अंदर 50% था और 2016 और 17 में 17.4%। तो दैट मीन्स ये जो रेट है हमारी क्या होगी? एक तरीके से डिक्लाइन हो गई, ठीक है। जो रेट है डिक्लाइन हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जीडीपी कम गया है, एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, बल्कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर की तरफ ज़्यादा मूव करने लगे हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। उस टाइम लोगों के पास कोई और काम नहीं था, इसलिए एग्रीकल्चर में ज़्यादा एंगेज रहते थे, इसलिए 50% देता था जीडीपी में एग्रीकल्चर। और अब लोग क्या है, अब कम है 17.4, तो ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर की तरफ मूव करने लग गए हैं कि एग्रीकल्चर को धीरे धीरे लोग कम पसंद करते हैं, बल्कि इंडस्ट्री में जाके काम करना या सर्विसेज प्रोवाइड करना या टेरिटरी सेक्टर के अंदर वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं। समझ में आया? आई थिंक आ गया होगा फर्स्ट वाला पॉइंट, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, जो हमारी वेज गुड्स होती हैं उनकी भी सप्लाई करता है एग्रीकल्चर। कहाँ से आएंगे? एग्रीकल्चर से आएंगे। एग्रीकल्चर अगर वेज गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करेगा तो क्या काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, ठीक है। तो 121 करोड़ वेज गुड्स, 121 करोड़ जो पर्सनस हैं वो वेज गुड्स यूज़ करते हैं। अगर हम कहें कि सप्लाई की जाती है वेज गुड्स की, ठीक है। और वेज गुड्स के अंदर देखिएगा क्या आता है, जैसे वीट है,
पल्स है, ठीक है, बाजरा है और ऑयल है, राइस है, ये सब हमारे वेज गुड्स के अंदर आते हैं। इनको यूज़ करते हैं, पर्सन भी यूज़ करते हैं, अनदर कंट्री में एक्सपोर्ट के लिए भी भेजते हैं। कहाँ से आते हैं ये सब? एग्रीकल्चर से आएंगे। और कहाँ से आएंगे? सिंपल सी बात है कि एग्रीकल्चर इन वेज गुड्स की भी क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं, ठीक है, सीधी और सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर हम एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर लोगों को रोजगार भी देता है। जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है, सेम एज इट इज एग्रीकल्चर भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। वो बात अलग है कि आज के टाइम में लोग एग्रीकल्चर की तरफ जाना कम पसंद करते हैं, बाकी इंडस्ट्रियल एंड टेरिटरी सेक्टर की तरफ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, ठीक है। बट काम चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी करो तब भी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। अगर कोई एग्रीकल्चर का काम करता है तो वहाँ से भी ये जो गुड्स का प्रोडक्शन, फार्म गुड्स जो जिसको हम बोलते हैं कि खेतों में जो भी अनाज पैदा होता है, वो जो प्रोडक्शन होता है, जो एग्रीकल्चर आउटपुट आता है, उसका लोग क्या करेंगे? कंजम्पशन के लिए रख करके और बाकी क्या कर देते हैं? कमर्शलाइजेशन, दैट मीन्स सेल कर देते हैं उनको। तो वहाँ से भी एक इनकम आती है ना। और काम तो एग्रीकल्चर सेक्टर में चलता ही रहता है, चलता रहता है, नहीं चलता रहता है डेफिनेटली, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाता है। अगर किसी के पास कोई और काम नहीं मिलता है, कोई जॉब नहीं मिल पाती है, ना तो उसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब मिलती है, ना टेरिटरी सेक्टर में जॉब मिलती है, और ना ही किसी भी, अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, किसी भी पर्सन को कहीं जॉब नहीं मिलती, उसने बहुत कोशिश की, ठीक है। तो एट लास्ट में अगर उसके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो अपने एग्रीकल्चर का काम इजीली स्टार्ट कर सकता है ना। एग्रीकल्चर का काम इजीली स्टार्ट कर सकता है। तो एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है, लोगों को आउटपुट तो प्रोडक्शन आउटपुट तो होता ही होता है, ठीक है, बट इसमें लोगों को रोजगार भी मिलता है। अगर कोई काम नहीं तो एग्रीकल्चर के काम में लग जाओ, ठीक है, काम धंधा भी मिल जाएगा, थोड़ी बहुत इनकम भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। ऑब्वियसली बात है एग्रीकल्चर, सोचने वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पर रॉ मटेरियल के अंदर कि एग्रीकल्चर ऐसा कौन सा प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर के लिए तो फाइनल गुड्स होगा, आउटपुट होगा, प्रोडक्शन होगा, बट अनदर किसी इंडस्ट्री के लिए वो रॉ मटेरियल होगा। कौन सी इंडस्ट्री के लिए? जैसे कॉटन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है। खेतों के लिए तो वो आउटपुट है, एग्रीकल्चर आउटपुट है, कॉटन है या नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। बट इंडस्ट्री के लिए वो क्या है? एक तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा इंडस्ट्री के लिए क्या है? वो एक तरीके से रॉ मटेरियल। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर जैसे शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर कैन है, ठीक है, जैसे गन्ना है, शुगर कैन है, शुगर इंडस्ट्री के लिए, शुगर मिल्स के लिए तरीके से रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? ये एग्रीकल्चर से ही तो आया है। कॉटन है, शुगर कैन है, ठीक है। तो ये सब कहाँ से आए हैं? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर के लिए तो फाइनल और फिनिश गुड्स है, बट अनदर किसी इंडस्ट्री के लिए क्या है? वो रॉ मटेरियल। समझ में आ रही बात? बिल्कुल है। इसको हम कमर्शलाइजेशन भी यूज़ करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट जो दिया गया है तो सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स, सोर्स ऑफ द डिमांड्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। देखिए यहाँ से कहाँ पहुँचे इंडस्ट्रियल गुड्स से, ठीक है। दैट मीन्स जो इंडस्ट्रियल गुड्स की जो डिमांड करते हैं, एक तरीके से एग्रीकल्चर भी करता है। कैसे? अब आप कहोगे कि इंडस्ट्री ने तो बनाए शूज़ का एग्रीकल्चर में क्या काम? ये ज़रूरी थोड़े ना, शूज़ इंडस्ट्री की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। शूज़ इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जो भी यूज़ करते हैं, ठीक है, सीड्स हैं और फर्टिलाइजर्स है। तो जो ये मोस्टली कैपिटल गुड्स की होती है डिमांड इसके अंदर, जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, थ्रेशरिंग है, ठीक है। तो ये वाली जो इंडस्ट्री हैं तो उनकी डिमांड कौन करेगा? एग्रीकल्चर ही करेगा। घर के लिए यूज़ के लिए तो कोई परचेज करेगा नहीं, ट्रैक्टर्स को, हार्वेस्टिंग मशीन्स को, थ्रेशर मशीन को कौन यूज़ करेगा? एग्रीकल्चर डिमांड करेगा, वो ही यूज़ करेगा। इसलिए बोला गया है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर
की डिमांड का एक सोर्स भी है एग्रीकल्चर, ठीक है। इंडस्ट्री की, जो इंडस्ट्री ने इन सब चीज़ों को बनाया उनकी डिमांड कौन करेगा? एग्रीकल्चर ही करेगा, ठीक है। हमारे जैसे ट्रैक्टर को ला करके क्या करेंगे, समझ में आए ना? एग्रीकल्चर ही उसकी डिमांड करेगा। जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं वही इसकी डिमांड करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ट्रैक्टर को, हार्वेस्टर को उनको यूज़ करना है एग्रीकल्चर के काम में, तभी तो वो उनकी डिमांड करेंगे। तो एक तरीके से इन वाली इंडस्ट्रीज़ के लिए डिमांड भी है एग्रीकल्चर, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो वो देखिएगा कि कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में भी एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है। कैसे कंट्रीब्यूशन है? अगर हम बात करें जैसे जूट है, टोबैको है, कॉफ़ी है, स्पाइसेस हैं, ठीक है। स्पाइस मसाले इंडिया की बहुत फेमस है, ठीक है, बहुत फेमस है। एक तरीके से इंडिगो जो होता था, इंडिगो, स्पाइस, टोबैको, जूट, कॉफ़ी, ये इंटरनेशनल क्या करते हैं हम अनदर कंट्री में भी इनको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ के सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो होता ही होता है, लेकिन ये कितना ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होता है इंडिया के अंदर इनका प्रोडक्शन, ठीक है, वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं, मतलब अनदर कंट्रीज में भी हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जैसे जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है एग्रीकल्चर का, सेम एज इट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड में भी एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन होता है या नहीं होता है? बिल्कुल डेफिनेटली होता है, ठीक है। ये वाले जो प्रोडक्ट है सारे के सारे अनदर कंट्री में एक्सपोर्ट होते हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी कंट्रीब्यूशन हो गया एग्रीकल्चर का। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही हो गया है एग्रीकल्चर ही, ठीक है। एग्रीकल्चर में सिर्फ तो सरसों बाजरा उगाने वाली बात नहीं होती है, ये भी एग्रीकल्चर के अंदर ही है। कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक पर्पस, अगर हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं तो ओबियसली बात है जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं, ऐसा तो है नहीं हमने बनाए और सिर्फ अनदर कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिए, तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी हम उनको रखते हैं, ठीक है। एक किसान ने अगर कॉफ़ी बनाई है तो ऐसा तो है नहीं कि उसको अपने कंट्री के अंदर सेल नहीं करेगा, नहीं बेचेगा, नहीं, मेरे को तो सिर्फ एक्सपोर्ट ही करनी है ना, वो डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर भी सेल करेगा, डोमेस्टिक पर्सन को भी सेल करेगा। तो डोमेस्टिक हमारे इकोनॉमी के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और इंटरनेशनल के अंदर भी इनका कंट्रीब्यूशन होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, ठीक है। तो डोमेस्टिक पर्पस एंड इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी कंट्रीब्यूशन होता है एग्रीकल्चर। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है कि सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी सपोर्ट किया जाता है। कैसे? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, अब जैसे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है प्रोड्यूस हुआ फार्म के हैं, अब उनको मार्केट तक कौन लेकर के जाता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अगर वन प्लेस से अनदर प्लेस तक, वन स्टेट से अनदर स्टेट तक, अपने यहाँ कॉफ़ी थोड़ा ना प्रोड्यूस्ड होती है, नहीं होती है, कहाँ होती है? साउथ साइड में, साउथ साइड से कॉफ़ी यहाँ भी बहुत आती है, नहीं आती है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन भी किया जाता है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट किया जाता है, तो दैट मीन्स जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उसको भी एग्रीकल्चर सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? भी जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं वो वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव जो होते हैं किसके हैं? ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को है सपोर्ट मिलती है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अगर हम बात करते हैं फीचर्स के, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर ज़्यादा हैवी नहीं है एक तरीके से फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर कि डिपेंड ऑन रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है। सबको पता था कि जो एग्रीकल्चर है वो हमारी रेनफॉल के ऊपर डिपेंड थी, बारिश अच्छी हुई तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी अच्छा हुआ, बारिश अच्छी नहीं हुई तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं हुआ। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, खुद के कंजम्पशन के लिए ही यूज़ करते थे सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और एक तरीके से जो हमारी लेक ऑफ अगर हम बात करें कि लो प्रोडक्टिविटी, फीचर्स के अंदर डालते हैं कि लो प्रोडक्टिविटी दैट मीन्स उस टाइम के ऊपर अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं थे, फर्टिलाइजर्स नहीं थे, तो लो प्रोडक्टिविटी ही थी एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। बहुत बड़े खेत के ऊपर भी थोड़ा सा प्रोडक्शन होता था, वो खुद की यूज़ के लिए होता था, कमर्शलाइजेशन तो होता ही नहीं था। समझ में आ रही बात?
तो प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, रेनफॉल के ऊपर ही डिपेंड था, ठीक है। जो लैंड होल्डिंग्स थे वो बहुत छोटे छोटे थे, स्मॉल थे और बिखरे हुए थे, स्कैट थे, ठीक है। मतलब जो खेत थे वो बहुत छोटे थे और अलग अलग जगह पर बिखरे हुए थे, इकट्ठे नहीं थे। देखो इकट्ठा करें खेत, बहुत बड़ा खेत इकट्ठा होता है तो एग्रीकल्चर का काम थोड़ा ईजी हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। छोटे छोटे खेत बहुत जगह बिखरे होते, तो ये कंडीशंस थी हमारी एग्रीकल्चर की, जिसको हमने फीचर्स के अंदर डाला है। समझ में आई बात, जिसको हमने फीचर्स की इतने मॉडर्नाइजेशन नहीं था, कमर्शलाइजेशन भी नहीं था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड थी, स्मॉल होल्डिंग्स थे, लो प्रोडक्टिविटी थी। ये जो सारे के सारे पॉइंट है, ईजी से पॉइंट है, तो आई थिंक फीचर्स आपको ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये वो पॉइंट है जो आप जानते हो बहुत अच्छे से। फीचर्स की अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले कि रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है, लो प्रोडक्टिविटी है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गया, ठीक है। और उसके बाद में आता है कि ट्रांसपोर्ट की भी इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो ये सारे फीचर्स थे एग्रीकल्चर। सो गाइस, इम्पोर्टेंस एंड फीचर्स क्लियर हो गए आपके, हो गए होंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं ली है आपकी कि दिक्कत आया, ठीक है। तो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, सब जानते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती नहीं है। तो इम्पोर्टेंस एंड फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर इन दिस वीडियो। आई होप यू क्लियर ऑल द टॉपिक्स। एंड आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अदर वीडियो के साथ में।